हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग अभी ये सेशन आपकी लगातार 2 घंटे चलेगी, मोटा मोटी लगभग की मान लीजिए 9 के आसपास तक चलेगी ये सेशन। और उसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइंस के, जिसमें कि काफ़ी हम लोग मतलब उसके रिलेटेड फैक्ट वगैरह को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो राजीव, पूजा, अरविंद, अभिषेक, विपिन, बंटी, रितु, अजीत, कपिल, सुनील, आशीष, नवीन। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आप लोग सवाल को बस ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है। ठीक है, कौन सा इसमें से ऑर्गेनिक एसिड है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, बात करते हैं तो देखिए एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा जितने भी आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या, जिसमें कार्बन मौजूद है, जिसमें कार्बन होगा वो कैसा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और जिसमें कार्बन नहीं है, जो कि जितने भी आर्टिफिशियल एसिड होते हैं ना, जितने भी कृत्रिम अम्ल होते हैं, दे आर जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर, वो अकार्बनिक अम्ल होते हैं। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की तो याद रखिएगा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कार्बन है नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड नहीं। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें कार्बन है नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। हाँ, लेकिन जब एसिटिक एसिड की बात करते हैं विच इज ऑल्सो नॉन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है याद रखिएगा विनेगर में, यानी कि सिरका में। ये देख सकते हैं यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। और इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो H2SO4 है, H2SO4, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, या फिर इसे तोते का तेल भी कहते हैं। इसी को तेजाब भी कहा जाता है। याद रखिएगा कार की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में आपका क्या है, आपका ये H2SO4 होता है। याद रखिएगा इसको ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सॉरी, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी को याद रखिएगा म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं, पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा पिक्रिक एसिड किसे कहा जाता है, टीएनपी, या फिर टीएनपी का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या नाम है इसका, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। और याद रखिएगा एक होता है आपका नोबल्स ऑयल, कई बार पूछ दिया जाता है नोबल्स ऑयल किसे कहते हैं, नोबल का तेल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, याद रखेंगे, टीएनजी का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, ये सारे सवाल आपके यहां से बन सकते हैं। तो हम लोग अब चलेंगे अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। दूसरा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहे किसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। कह रहा है इसमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहां पर जो है ना, जब हम लोग ये जो क्विक लाइम है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, इसके जो आप HCl के साथ जब इसे रिएक्ट कराओगे ना, ये क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका CaCl2, और साथ ही क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा H2।
ये इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ऐसे ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्विक लाइम। और याद रखिएगा एक होता है क्विक सिल्वर, एक क्या होता है आपका क्विक सिल्वर। और क्विक सिल्वर हम लोग किसे कहते हैं, ये कहते हैं मर्करी। मर्करी यानी जैसे हम लोग पारा या Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 80। बाकी लाइमस्टोन आपको पता है ये CaCO3 है, चौक भी CaCO3 है, मार्बल भी क्या है CaCO3, यानी फिर क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जो है इसका आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और याद रखिएगा हम लोग जब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या हरित घर प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर वेपर यानी जलवाष्प। और साथ ही साथ याद रखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में एक आपका यूज होता है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग पायरीन। क्या बोलते हैं इसको, पायरीन। इसका भी यूज होता है किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा, नम हवा के संपर्क में आने पर तांबे की सतह पर निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण हरे रंग की परत बन जाती है। तो ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम बच्चे का उत्तर आ रहा है सी। देखते हैं, आपको बताया था जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, ये क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, फिर से समझिए, कॉपर जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। यानी कि आपका इसी के कारण, इसी दोनों के बनने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर हरा परत होता है। हरा परत इसी दोनों के बनने के कारण होता है। तो यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा है कॉपर कार्बोनेट, कहां पर दिख रहा है, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड होगा, याद रखिएगा, नो। कॉपर सल्फेट होगा, नहीं। कॉपर नाइट्रेट होगा, नहीं। कॉपर हाइड्रोक्साइड और क्या होगा, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट होगा। और यहां पर याद रखिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 × 5H2। यानी इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 5। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्लू विट्रियोल, या फिर इसी को याद रखिएगा रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है, ब्लू विट्रियोल नहीं पूछेंगे रोमन विट्रियोल किसे कहते हैं। तो रोमन विट्रियोल भी किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कई सारे और विट्रियोल आपको याद रखने। अगर आपसे पूछा जाए लाल थोथा या लाल कसीस, कोबाल्ट सल्फेट, COSO4 कोबाल्ट सल्फेट। अगर आपसे पूछा जाए सफेद थोथा, तो याद रखिएगा सफेद तोता किसे कहते हैं, जिंक सल्फेट। और यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 7। इसके बाद याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे हरा थोथा या हरा कसीस, तो वहां पर क्या होता है आपका FeSO4 × 7H2। ठीक, क्लियर। तो याद रखना है इसको, यहां से भी आपसे सवाल बन सकते हैं। और कॉपर के बारे में जानते हैं आप, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। और याद रखेंगे ये जो कॉपर है, ये मनुष्य के द्वारा यूज की गई सबसे पहली धातु भी है ना, क्लियर है पॉइंट। और ये याद रखिएगा, ये सिल्वर के बाद दूसरा सबसे अच्छा क्या है, हीट का भी सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर के बाद, कौन, कॉपर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है,
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ए मिक्सचर, इसमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है। कौन सा एक मिक्सचर नहीं है, आपसे यह पूछा जा रहा है। कौन सा एक मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल बोलेंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। याद रखिएगा, आइसक्रीम क्या है, मिक्सचर है, यस। एयर क्या है, मिक्सचर है। हनी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आइस है ना, आइस आपका मिक्सचर नहीं। कहेंगे सर आइस क्यों नहीं, क्योंकि ये तो H2O यानी वाटर जो है, यही क्या है, यही किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और H2O क्या है आपका, एक कंपाउंड है। H2O क्या है आपका, ये कंपाउंड, कंपाउंड यानी क्या है, यौगिक है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन है। एयर की बात करता है तो याद रखिएगा, एयर की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, एनेमोमीटर से। एनेमोमीटर से क्या करते हैं, एयर की स्पीड मेजर करते हैं। हनी की अगर बात करें, शहद, शहद की श्यानता याद रखिएगा, शहद की जो श्यानता है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, विस्कोसिटी। और शहद की बात करते हैं तो ये किससे, बी यानी कि मधुमक्खी से प्राप्त होता है ये। और मधुमक्खी के उत्पादन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसके उत्पादन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, है ना, साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो नेटल प्लांट होता है उसमें, उन सभी में, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड मिलता है, याद रखिएगा, उसमें मिलता है मीथेनॉइक एसिड, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। कई बार पूछा जाता है कि शहद, शहद में कौन सा, आपसे पूछा जाता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में याद रखिएगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें आपका होता है फ्रक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रक्टोज होता है ना, इसे भी आपने याद रखना है। और कई बार आपसे पूछेंगे हवा यानी कि एयर, वो किस प्रकार का मिश्रण है, तो हवा किस प्रकार का मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है, यानी कि एक कैसा, होमोजेनस मिक्सचर है। क्लियर। विशाल जी देखिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए, मतलब एक कॉपी में लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, उसको स्टडी टेबल पे चिपकाइए, या फिर मोबाइल में ना आप क्या करो, एक कॉपी में आप लिख लो उसको, ठीक है। कॉपी में, पेज में लिख लीजिए सारा फॉर्मूला, मोबाइल में उसका फोटो खींच लीजिए, और मोबाइल में फोटो खींच करके ना उसका लगा लीजिए, वो कहता है ना, क्या होता है जो मैन स्क्रीन पर जो फोटो लगाता है, वॉलपेपर, वॉलपेपर आप उसका लगा लो। जितना बार मोबाइल देखेंगे आपको फॉर्मूला दिखेगा, ठीक। इस तरीके से आप इसे कर सकते, ठीक है। रिएक्शन याद करने के लिए ना देखिए, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कई सारा मतलब 10 20 25 30 रिएक्शन ले लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। रिएक्शन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ये सब प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा वन डाइन यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इक्वल्स टू, कह रहा एक डाइन किसके बराबर होगा। यह पावर में है 10⁻3, 10⁻−3, 10⁻5, 10⁻−5, ये पावर है इस पर, है ना। तो सवाल को पढ़िए और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। कई बच्चे इसमें गलत करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁻5 डाइन। न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बराबर क्या होता है 10⁻5 डाइन। एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पर है, 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां पर है सर, तो यह है आपका डी में। और याद रखिएगा जो फोर्स है, बल है, बल को हम लोग किस यंत्र से मेजर करते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी में देखा हुआ है बल को मेजर किया जाता है किससे, एक यंत्र है जिसका नाम है क्या, स्प्रिंग बैलेंस। किस यंत्र से, स्प्रिंग बैलेंस नामक यंत्र से बल को मापा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
कह रहे निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में केवल एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल। ठीक है, तो यहां पर यूनिसेलुलर की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सबसे पहले लिविंग्स को क्लासिफाई किसने किया? सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किया कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। और इस किताब में कार्लस लिनियस ने बताया कि लिविंग जो है ना, सजीव जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सजीव दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? कहा कि एक होता है पादप। कहा कि पहचानेंगे कैसे पादप को? कहा कि जिसमें सेल वॉल होगा। देखो ऐसा जीव जिसमें क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति है, समझ लो वो क्या है? पादप है। ठीक है, और दूसरा क्या कहा? दूसरा आपका क्या होगा? जंतु होगा। कहा कि जंतु को कैसे पहचानेंगे? कहा कि जिसमें सेल वॉल नहीं होगा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग जंतु कहेंगे। ठीक है, और सेल वॉल जो होता है पादपों का किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है सेलुलोज से मिलकर, और सेलुलोज से ही मिलकर बनता है क्या? रेयॉन। रेयॉन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क या फिर कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग ये बताइए कि आप लोग ये बताओ कि ये जो आपका आर्टिफिशियल वुल किसे कहा जाता है? कृत्रिम ऊन किसे हम लोग कहते हैं? बता सकते हैं? कृत्रिम ऊन, एनीवन? अब देखिए यहां पर जब हम लोग बात करते हैं दूसरा, अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाना हु इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, देखिए कभी भी किसी चीज का जो वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण का अध्ययन उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। और अगर आप कभी से पूछा जाए अगर आपसे कि वार्गिकी का पिता कौन है, वो याद रखिएगा कौन है? कार्लस लिनियस। क्योंकि सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण करने वाले कौन थे? वो थे कार्लस लिनियस, है ना। और कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है? कृत्रिम ऊन के बारे में लिख लीजिएगा। कृत्रिम रेशा तो सबको पता होता है, लेकिन कृत्रिम ऊन की अगर बात करें, ये कहते हैं किसे हम लोग? ये कहते हैं एक्रिलिक। किसको कहते हैं? एक्रिलिक को क्या कहा जाता है? कृत्रिम ऊन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा, यहां पर देखिए अब जो दूसरा पहला क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन या इसी को मैक्रो क्लासिफिकेशन कहते हैं, यह दिया था किसने? कार्लस लिनियस ने। लेकिन इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण लेकर के, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर के कौन आते हैं? 5 जगत वर्गीकरण कौन देते हैं? 5 जगत वर्गीकरण देते हैं आर.एच. विटेकर। क्या नाम था उनका? आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर कहते हैं नहीं, जो सजीव है ना, ये कितने प्रकार का होता है? 5 तरह का होता है। 5 तरह का। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई, एक होता है एनिमलिया और एक होता है प्लांटिया। कहा कि देखो ये मोनेरा में जो है ना, एक तो आते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, और साथ ही साथ जिनका क्या है? जो यूनिसेलुलर है, यानी कि जिनमें असीम केंद्रक कोशिका है, साथ ही साथ जो क्या है? यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। वो किस में आएंगे? वो आएंगे मोनेरा में। और मोनेरा में कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा आता है इसमें बैक्टीरिया, और कौन और आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये किस में आता है? ये आपका मोनेरा में आता है। इसके बाद दूसरा कहा कि देखो दूसरा होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसे आएंगे? आएंगे यूनिसेलुलर, और ऐसे जीव जिनमें क्या है? क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या? ससीम केंद्रक कोशिका है। वो आएंगे किसके अंदर? वो आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। यानी कि इस प्रकार अगर आप देखिए तो यूनिसेलुलर जो है ये मोनेरा भी है, ये प्रोटिस्टा भी है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? आपके यूनिसेलुलर हैं। लेकिन जो फंजाई है ये कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है? बहुकोशिकीय है। और यही से आपको याद रखना है, ये जो आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ शब्द, ये जो टर्म दिया था प्रोटोजोआ, ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। और इस प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है सर? इस प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? याद रखिएगा, इसमें आएगा अमीबा, इसके बाद आएगा पारामीशियम, इसके बाद क्या आएगा? युग्लिना। ये सब किस में आता है? ये सब प्रोटोजोआ में आता है। युग्लिना को ही क्या बोलता है? हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं।
हरा प्रोटोजोआ, इसको क्या बोलता है, पैरामीशियम को क्या बोलता है, चप्पल जंतु। क्या बोलते हैं इसको, चप्पल जंतु। अमीबा जो होता है याद रखिएगा, इसका एक क्या होता है, एक स्यूडोपोड होता है इसका, या जिसे झूठा पैर क्या बोलते हैं हिंदी में, स्यूडोपोडिया बोलते हैं उसे, है ना। ये जो स्यूडोपोडिया होता है ना, ये अमीबा को खाने को पकड़ने में, खाने को निगलने में, हाँ कूटपाद, यस कूटपाद। और याद रखिएगा, हाँ प्लाज्मोडियम भी आएगा, कई सारे प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, ट्राइपोन्सोमा आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो आपका अमीबा है ना, अमीबा के अंदर जो कूटपाद होता है, स्यूडोपोडिया होता है, वो क्या करता है, इसको फूड को एक तो कैप्चर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या करता है, उसके लोकोमोशन में, यानी कि उसके मूवमेंट में, उसके चलने फिरने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और अमीबा क्या करता है, अपना शेप भी बदल सकता है। लेकिन वैसी हमारे शरीर में भी एक कोशिका है जो कि अमीबा की तरह ही क्या कर सकता है, अपना शेप बदल सकता है, अपना शेप बदल सकता है हमारे शरीर के अंदर। कौन, याद रखिएगा, वो है WBC। क्या है, WBC। लेकिन WBC जो है ना, WBC जो है उसके अंदर जो मतलब निकले होते हैं ना, वो सिर्फ उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, जो कि क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, जो कि हमें प्रतिरोधकता प्रदान करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। ओके, इसके बाद की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। तो यहां पर क्लियर है आपको, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बनता है ना, बहुत इस तरह का सवाल बनता है। आप लोग पहले इसे करो, फिर हम लोग करते हैं। पहले आप लोग करिए। देखिए, इसके लिए ना सुनील जी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स टू आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन विथ मासेस 16U एंड 18U। कह रहा है कि एक सैंपल है ऑक्सीजन का जिसमें कि ऑक्सीजन के दो आइसोटोप हैं, एक का मास है 16U और एक का है 18U, मतलब मास यूनिट है। और कह रहा है कि इस सैंपल में जो प्रोपोर्शन है 3:1 में इसको मिलाया गया। कह रहा है व्हाट विल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल। कह रहा है उस ऑक्सीजन के सैंपल में एवरेज उसका क्या होगा, मास कितना होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो सिंपल है, गुना गणित वाला क्वेश्चन हो गया ये। 16 × 3 48 ये हो गया, 18 × 1 18 ये हो गया, बटे टोटल कितना है 4 है, 48 18 कितना हो जाएगा 66 बटे 4 कितना हो जाएगा 16.5 यूनिट। कहां पर है उत्तर जी, देखो। और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं सर, तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को खोजा किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन नाम किसने दिया, ऑक्सीजन नाम दिया था, याद रखिएगा किसने, लवॉजियर ने। साथ ही साथ याद रखेंगे हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपसे पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, ब्रह्मांड में है पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, और तीसरे नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। पूरे यूनिवर्स में तीसरे नंबर पर क्या आता है, आपका ऑक्सीजन आता है। बात समझ में आ गई भाई? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे लीजिए और क्या करिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करिए उसका, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस। सिन गैस किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। ब्लड रेशियो बता दीजिए। देखिए ब्लड में ना जो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है ना, दैट इज 600:1 होता है। अभी बता देंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, आपको बता देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप वाटर मिलाते हैं, मतलब हाइड्रोजन मिलाते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाटर गैस।
और इसी वाटर गैस को ही क्या कहा जाता है, इसी को सिन गैस भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है सिन गैस, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या बनाता है, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। ये तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये बना है ना, कार्बन और वाटर, ये कैसे बना है समझो, ये कैसे बना है समझिए। कार्बन जब CH4 को क्या करते हैं आप, गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये बना देता है आपका कार्बन, और साथ ही साथ क्या करता है ये, यानी कि कार्बन जब मीथेन को आप क्या करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है, कार्बन ब्लैक, यही है कार्बन ब्लैक। और ये भी कार्बन का क्या है, काफी शुद्ध रूप है कार्बन ब्लैक, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है ये, वाटर, वाटर रिलीज करता है ये, ठीक है, साथ ही साथ क्या रिलीज करता है ये, वाटर रिलीज करता है। और ये जो कार्बन बनता है ना यहां पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक कहते हैं। इस प्रकार यहां पर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल जाए, क्लोरीन के साथ मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल जाए, क्लोरीन के साथ, ये क्या बनाता है, ये बना देता है फॉस्जीन गैस बनाता है। कौन सा, फॉस्जीन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्लोरीन के साथ मिल जाए तो क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि आपका क्या है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीली गैस है ना, याद रखेंगे इस चीज को। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करता है, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को क्या कर देगा, हमारे शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता को ये क्या करता है, कम कर देता है, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िए, सेम जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसा आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उसी तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी आप लोगों को लगभग मैंने सारा करवा दिया है पहले, है ना जी, करवाया है कि नहीं बताओ, ऑलमोस्ट आपको सारा प्रीवियस ईयर का करवा ही दिया है मोटा मोटी। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखिए नॉर्मली जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये जो आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, यानी कि निर्जल, जिसमें कि पानी नहीं है, इससे पानी हटा दीजिए, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। अब बताइए सोडियम है, सोडियम का कितना हो जाएगा 23 गुने 2 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस 48, जोड़ो कितना हो जाता है 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा 58 प्लस 48 हो जाएगा कितना 106। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। और ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ना, याद रखिएगा इसका यूज किसमें होता है, वाटर का परमानेंट हार्डनेस जो होता है ना उसको दूर करने में होता है। वाटर का परमानेंट हार्डनेस होता किस लिए है, याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड और सल्फेट के कारण क्या होता है, पानी में परमानेंट हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता पाई जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं है, फिर से समझिए। देखिए आपसे पूछ रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, कह रहा है इसका सूत्र का द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। अब इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहां पर कितना सोडियम है 2, तो हमने क्या कर दिया 23 गुना 2, जोड़ कार्बन कितना है आपका 1 प्लस 12 कर दिया, प्लस इसके बाद ऑक्सीजन कितना है 3, 16 गुना 3 किया कितना हो गया 48, तो 46 प्लस 12 प्लस क्या हो गया 48, इसको जोड़ा कितना आ गया 106 यूनिट हो गया। क्लियर।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद कह रहा है इफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछता है आपसे। ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। और कल भी आपकी क्लास है, कल आप लोग याद रखिएगा, कल भी आपकी सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी कल, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कल भी हम लोग अराउंड 40-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल भी हम लोग अराउंड 40-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10 से 12 कल आपके दिन में क्लास होगी, ठीक है। और कल की क्लास में मैं थोड़ा न्यूमेरिकल भी रखूंगा, 12-15 इसमें न्यूमेरिकल ही रखेंगे, ज्यादा 10-15 हम लोग न्यूमेरिकल यहां रखेंगे, 15-25 के आसपास नॉर्मल क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू वी। E इंटू वी, अब पता है आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलम, प्लस आपका वोल्टेज कितना 1 किलो वोल्ट है, 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। कई बार आपसे पूछता है ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक है। ये भी कई बार आपसे पूछता है अर्ग किसका यूनिट है, तो ये भी कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। 1 अर्ग में कितना जूल होता है, 10⁻⁻7 जूल होता है। ये सब डाटा आपको याद रखना, ठीक है। सारा डाटा आपको याद रखना है, क्लियर। तो देखिए जिसको भी लगेगा समय, आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, अगर आपका जैसे कोई क्लास है ना, और तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको देख लीजिएगा बाद में, मैं ना क्वेश्चन की उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सीजीएस में एनर्जी का जो मात्रक होता है ना, सीजीएस में ये अर्ग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द, आज ही आपको कराया था, जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें कराया था ना हार्ट के बारे में, हार्ट बताया था पूरा फंक्शन, कैसे हमारा हार्ट काम करता है, कैसे हमारा हृदय वर्क करता है, पूरा सिस्टम बताया था कि हमारा हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर है, इधर वाला क्या है बायां आलिंद, फिर बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, है ना। और लंग्स से जो हमारा ब्लड आ रहा था, सबसे पहले प्योर ब्लड किधर आ रहा था, फेफड़े से सबसे पहले प्योर ब्लड किधर आ रहा था, हमारे बाएं आलिंद में आ रहा था। फिर बाएं आलिंद से कैसे जा रहा था, बाएं निलय में, किसके द्वारा जा रहा था, एक था यहां पर कौन सा वॉल्व था, माइट्रल वॉल्व, या इसी को क्या बोल रहे थे, द्विदलीय कपाट या बाइक्यूप्सिड वॉल्व, जा रहा था ना इसके द्वारा, ठीक है। और सबसे पहले इम्प्योर ब्लड किधर से आता है, इम्प्योर ब्लड सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहां पर आता है, राइट ऑरिकल में, और फिर यह ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और यहां इस दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, याद रखना इस दोनों के बीच में होता है ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व। और आप लोग ये बताइए कि हमारे हार्ट में टोटल कितना वॉल्व होता है, याद रखिएगा हमारे हार्ट में टोटल जो वॉल्व होता है ना, उसका संख्या कितना होता है, 4। एक तो दो तो ये हो गया बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड, और तीसरा कौन सा होता है, उसका नाम होता है पल्मनरी वॉल्व। क्या नाम होता है उसका, पल्मनरी या फुफ्फुस वॉल्व इसको कहते हैं, पल्मनरी वॉल्व। और एक होता है आपका महाधमनीय कपाट बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व, महाधमनीय कपाट बोलते हैं इसको, महाधमनीय कपाट। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि ब्लड को धमनी से सिरा में पहुंचाता है, ब्लड को धमनी से सिरा में कौन पहुंचाता है, बता सकते हैं आप लोग। कई बार पूछता है ये जो हमारे हार्ट के अंदर ये जो वॉल्व है, ये पूरे 24 घंटे में कितना बार खुलता बंद होता है, ये जितना वॉल्व है ना सब पूरे 24 घंटे में 1 लाख बार खुलता है, 1 लाख बार बंद होता है।
और याद रखिएगा हमारा जो ब्लड है उसको धमनी से, ये धमनी है, इससे सिरा में पहुंचाता है। ऑर्गन में ना हमारे जब अंग में ब्लड पहुंचता है, ये हमारा जो ब्लड ये है, नस है, ये बहुत बहुत छोटा 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 पतला पतला उसमें स्ट्रक्चर में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसिका। केसिका या फिर क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी। और यही कैपिलरी क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है उसको धमनी से किस में पहुंचा देता है, सिरा में पहुंचा देता है। यानी कि इसी हिस्सा में जो हमारा ब्लड है ना, यहां प्योर से क्या होकर के इम्प्योर होकर के ये किधर चला जाता है, ये चला जाता है सिराओं में। ठीक है। और सबसे बड़ी धमनी महासिरा, सबसे छोटी धमनी धमनिका, सॉरी सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, है ना, सबसे छोटी धमनी धमनिका। ठीक है। या फिर जैसे आर्टेरियोल्स कहते हैं, सबसे बड़ी सिरा महासिरा, सबसे छोटी सिरा जिसको हम लोग वैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे हार्ट के मांसपेशियों तक, हमारे हृदय के मांसपेशियों तक, हृदय की कोशिकाओं तक कौन सा धमनी ब्लड को पहुंचाता है, तो कोरोनरी धमनी है। अगर आपसे पूछा जाए कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड धमनी ब्लड को कहां पहुंचाता है, ब्रेन में। रीनल धमनी कहां, किडनी में। हेपेटिक आर्टरी कहां पर, लीवर में। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी से भी आपसे सवाल बन सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत कोष्ठक हमारे हार्ट का कौन सा है, तो वो कौन सा है, बायां नीला है, सबसे मजबूत कोष्ठक है हमारा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ऐसे सर्किट से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। देखिए मेरी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास है ना, वो एनटीपीसी बैच में चलती है ना। फिजिक्स अभी चल रहा है, अब बाद में फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री भी चलेगा। अभी फिजिक्स में हम लोगों का कुछ टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है। ध्यान से सवाल को पढ़िए। इन्फीरियर वेना केवा सुपेरियर। देखो इन्फीरियर वेना केवा वो होता है ना जो कि मुख्यतः जो मतलब क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा जो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जो मुख्यतः हमारे हार्ट तक लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इस सवाल की। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये दोनों किस में, आप देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपना अलग सर्किट बना लो। इसका क्या हो जाएगा, R/2 प्लस वो R होगा, R सीरीज में है और फिर ये नीचे R है। R/2 प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सीरीज में है। R/2 प्लस R क्या हो जाएगा, 3R/2। इसके साथ आपका एक R पैरेलल में है, इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा इस दोनों का पैरेलल में, बताइए। 3/2R इंटू R बटे 3/2R प्लस R, यही होगा ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये आपका 3/5R आ जाएगा। कर लो सॉल्व, 3/5R आ जाएगा। करके देखिए, आ रहा है, करके देखिए 3/5R आ रहा है। क्योंकि यहां पर देखो क्या होगा ना, ये 5/2R हो जाएगा, 2 कट जाएगा, एक R कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, 3 और 5 बच जाएगा। ऊपर 3 नीचे 5। क्लियर है सबको ये सवाल, ये सवाल सबको क्लियर है। आगे चलें, हाँ या नहीं बोलिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से सवाल को पढ़िए। इसमें ना देखिए, पहले ना आपको सर्किट को इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना। जो पहले पैरेलल है उसको पहले जोड़ दीजिए, फिर मतलब जोड़ के निकाल दीजिए, फिर सीरीज वाला जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद अगेन जो पैरेलल वाला है उसका फिर पैरेलल निकाल लीजिए। ये सब प्रैक्टिस करने से ना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देखिए क्या तो क्वेश्चन में ऐसे दो रेजिस्टेंस था,
पहले ये किस में है, सीरीज में, मतलब किस में है, पैरेलल में। इसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस आर है सीरीज में, फिर इसके साथ क्या है, ये आर पैरेलल में। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले इसका हम पैरेलल निकालते हैं। पैरेलल का क्या निकालेंगे, r/2 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करिए। फिर ये क्या है, आर है तो इसको आर लिख दिया। अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो r/2 प्लस आर, ये क्या हो गया 3/2r। और इसके साथ क्या है, आर आपका किस में है, पैरेलल में है। अब यहां पर ना इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इजी करने के लिए आप ना आर का कुछ वैल्यू रख लो, 10 टाइप का, 10 वैल्यू रख लीजिए। इजी करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। आर का वैल्यू कितना रख लीजिए, 10, ठीक है, 10 रख लिया। तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा आपका 15, नीचे क्या हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 गुने 10 बटे 15 प्लस 10, यानी कि ये आ जाएगा 6, है ना। अब 6 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 3/5। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं निकालने के, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको टेबल पहले भी बताया है, GXUVIMR। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, GXUVIMR, है ना। G से क्या है गामा रे, X से एक्स रे, V से, U से क्या है UV रे, V से क्या है विजिबल रे, I से इंफ्रारेड रे, M से माइक्रोवेव और R से क्या, रेडियो वेव। GXUVIMR, G से गामा रे, X से एक्स रे, U से अल्ट्रावायलेट रे, V से विजिबल रे, I से इंफ्रारेड रे, ठीक है, M से माइक्रोवेव और R से रेडियो वेव। इसके डिस्कवरर का भी नाम पता होना चाहिए। इसका डिस्कवरर जो है गामा रे का बैक्वरल, एक्स रे का रॉन्टजन, अल्ट्रावायलेट रे का रीटर, V का न्यूटन यानी विजिबल रे का न्यूटन, इंफ्रारेड रे का हर्सल, माइक्रोवेव का हर्ट्ज, रेडियो वेव का मार्कनी। और रेडियो वेव किस लेयर से टकराकर वापस आ जाता है, रेडियो वेव किस लेयर से टकराकर वापस आता है, आयन मंडल से। ऊपर से नीचे जाएंगे क्या बढ़ेगा, बताया है ना, वेवलेंथ बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ इसका, फिर इसका ज्यादा, थोड़ा ज्यादा इसका, थोड़ा ज्यादा इसका, थोड़ा इसका ज्यादा, थोड़ा इसका ज्यादा, थोड़ा इसका, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका, सबसे कम वेवलेंथ इसका। अब जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, गामा के पास, सबसे कम एनर्जी किसके पास, रेडियो वेव के पास, है ना। इसलिए जब सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होता है ना, पेनेट्रेटिंग पावर, ये गामा रे का होता है। इसलिए कैंसर के इलाज में इस गामा रे का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये टेबल इतना अगर आपको पता है तो ये सवाल देखिए कितना भारी भरकम है। यूं 1 मिनट में करेंगे आप इस सवाल को, करिए इस सवाल को, देखिए आप कॉन्सेप्ट पता है, आप सब बच्चे करो, करिए। अब तो आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए, कह रहा द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे। विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो है एक्सरे से ज्यादा है, बराबर है। दूसरा कह रहा द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ यूवी फोटॉन्स, ये भी बराबर है। एक्सरे का एनर्जी ज्यादा है यूवी से। तो कह रहा द एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, गलत है ना। यूवी रे का एनर्जी ज्यादा है, विजिबल रे का एनर्जी कम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिर्फ पहला और दूसरा क्या है आपका करेक्ट। आ गया समझ में, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा फिर आप लोग उत्तर दीजिएगा। इस तरह का सवाल रेलवे में खूब पूछता है। ध्यान से सवाल को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है t, बॉब का मास है m, लेंथ है उसका l। कह रहा अगर लेंथ को हम क्या कर देते हैं 4l कर देते हैं, मास को बढ़ा करके 2m कर देते हैं, तो इसमें से नया टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का,
नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते। देखिए कोई पेंडुलम है, इसका मास मान लीजिए बॉब है, ये इसका मास है m और ये क्या है l है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ दे तो उसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये होता है फॉर्मूला किसका, फ्रीक्वेंसी का। ये भी याद रखना पूछता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसके बॉब के मास से इंडिपेंडेंट रहता है। जो बॉब का द्रव्यमान है ना, बॉब का जो द्रव्यमान है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है पेंडुलम के मास पर, मतलब पेंडुलम के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल कितना कर रहा है, 4 गुना कर दे रहा है, यही कर रहा है ना 4l, जी तो वही रहेगा। क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट एल बाई जी, यानी कितना हो गया 2 गुने 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी पहले जितना था उसका कितना गुना हो गया, 2 गुना, यानी कितना हो गया 2t। क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। आ गया समझ में, क्लियर है ये सवाल सबको, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच लेस देन 7। कह रहा है इसमें से किसका पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। कह रहा है इसमें से किसका जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा। देखिए यहां पर जो आपका NaOH है इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं। और ये कास्टिक सोडा जो है ये आपका एक मजबूत क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, यह उसका होता है 14। कह रहा है 7 से कम होगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ये KCl है, KCl जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड है, और ये कैसा न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट यानी उदासीन लवण है। देखिए लवण ना आपका 3 तरह का होता है, समझिएगा ध्यान से, कोई भी सॉल्ट आपका 3 तरह का होगा। एक होगा एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण होगा। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, समझिएगा जब मजबूत अम्ल का आप किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, मजबूत अम्ल का जब आप कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है अम्लीय लवण, और क्या बनाता है वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूं, अम्लीय लवण प्लस जल बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मजबूत अम्ल हम लोग लेते हैं कौन सा, यहां पर लेते हैं हम लोग HCl लेते हैं मजबूत अम्ल, और कमजोर क्षार लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देगा, ये बना देगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहते हैं, और साथ में क्या बना देगा पानी। ये जो नौसादर बना ये कैसा लवण है, यह अम्लीय लवण है, यानी कि ये आपका कैसा सॉल्ट है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट। ठीक, इसी तरह जब आप मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। मजबूत अम्ल रहे, मजबूत क्षार रहे, जैसे NaOH मजबूत अम्ल है, HCl मजबूत क्षार है, इसका अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएगा NaCl, और साथ में क्या बनाएगा H2O। यानी ये जो NaCl है ये कैसा न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इसका पीएच मान कितना होगा 7। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है, तो भी वो कैसा बनाएगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। और अगर आपका कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार है तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। तो यहां पर ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन जो FeCl3 है ना ये कैसा है, ये एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय सॉल्ट है, अम्लीय लवण है ये, और इसलिए इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, वो 7 से आपका कम होगा। वो क्या होगा, 7 से कम होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पानी
प्लस नमक का जो घोल होता है, पानी प्लस जो NaCl होता है ना, इसका जो घोल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। कई बार ये भी पूछ देता है कि ब्राइन हम लोग किसे कहते हैं। तो ब्राइन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये आपका पानी और नमक का क्या है? ठीक। अब हम लोग चलते हैं, ये आपको इसके लिए रिएक्शन पूरा वो होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, किसका किससे रिएक्शन हो रहा है, कौन सा मजबूत अम्ल है, कौन सा मजबूत क्षार है, कौन सा कमजोर अम्ल है, कौन सा कमजोर क्षार है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, कुछ समय पहले ही बताया है। हाँ, याद करना होगा इसको आपको, ठीक है। ध्यान से इस सवाल को पढ़िए, उत्तर दीजिए। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज इन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। और ये सवाल डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों यहां पर जब बात करते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इससे भी ज्यादा जो उत्तरदायी है वो कौन है? वो है वाटर वेपर, जलवाष्प, है ना। और याद रखिएगा, जो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल साइन हुआ था? याद रखिएगा, इसके लिए एक साइन हुआ था प्रोटोकॉल, कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? इसका ईयर क्या है आप लोग बताओ, किस साल ये साइन होता क्योटो प्रोटोकॉल? याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी एक आपका ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन याद रखिएगा, ये साथ ही साथ ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल। ओजोन लेयर के क्षय के लिए भी उत्तरदायी है ये। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। यहां पर जो मीथेन है, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्सी एरियाज या दलदली क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है? दलदली क्षेत्रों से मीथेन निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस कहते हैं। जानवरों की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। जानवरों की जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है ना। याद रखिएगा, जो कोल माइंस है उसमें विस्फोट जो होता है वो किसके कारण है? उस पे जो विस्फोट होता है वो किसके कारण? मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण होता है। हाँ, क्लियर। मीथेन की जब बात करते हैं, मीथेन में याद रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है ये ऐसा होता है CHH। ये कितना, यहां पर कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड यहां पर कितना है? 4। पाई बॉन्ड कितना है? यहां पर 0। ठीक, क्लियर है पॉइंट। और मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बन ब्लैक बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन ब्लैक का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है whether an object will float or sink in a liquid depends on। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी फ्लूइड में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद रखिएगा, यहां पर ध्यान से एक पॉइंट, बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ज्यादा डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी का, ज्यादा डेंसिटी वाला, ये पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ कम डेंसिटी वाले पदार्थ में, ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ कम डेंसिटी वाले पदार्थ में डूब जाता है, डूब जाता है। ठीक है, और कम डेंसिटी वाला पदार्थ, कम डेंसिटी वाला पदार्थ ज्यादा डेंसिटी वाले पदार्थ में तैरेगा। ज्यादा डेंसिटी वाले पदार्थ में क्या करेगा? ज्यादा डेंसिटी वाले पदार्थ में फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। और डेंसिटी के बारे में याद रखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी को मेजर किससे करते हैं? याद रखिएगा, पिकोनोमीटर से मेजर करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, उसका रिलेटिव डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? उसका रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से।
और डेंसिटी की अगर बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें, अगर हम लोग सापेक्ष घनत्व की बात करें तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस होता है, याद रखेंगे। और यहां पर जब हम लोग बात करते हैं कोई भी पदार्थ किसी में डूबेगा या तैरेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करे डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, यानी उनके डेंसिटी के बीच में कितना अंतर है, उसके डेंसिटी के बीच में कितना अंतर है। क्लियर, बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यही कारण ना, याद रखिएगा, मरकरी जो होता है, मतलब जो लोहा होता है ना, लोहा क्या होता है, मरकरी में तैरता है, पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का डेंसिटी मरकरी से क्या है, कम है, पानी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, उत्तर दीजिए। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये तो अभी अभी हम लोगों ने बताया था। सही उत्तर क्या है इसका? मेथानोइक एसिड। ये किसमें मिलता है? चींटियों में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, नेटल प्लांट में, इन सब में आपका मिलता है यही, है ना। बाकी साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में। आंवला में कौन सा मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। अच्छा, आप ये बताओ, आयरन के अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? बताइए, कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है? विच विटामिन हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? तो याद रखिएगा विटामिन सी। और यहीं से आपको क्या याद रखना है? विटामिन सी और आयरन एक दूसरे का क्या है? दोस्त। विटामिन सी, आयरन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का दोस्त। ये कहता है कि तुम अगर मिल्क में क्या नहीं है? विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होता ना मिल्क में, कहता है आयरन हम भी नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। यानी विटामिन सी और आयरन ये मिल्क में नहीं पाया जाता है। बाकी सभी सब्सटेंस क्या होता है? सभी पोषक तत्व तो ऑलमोस्ट मिल्क में आपको मिलते हैं, लेकिन विटामिन सी और आयरन जो होता है ये मिल्क में नहीं होता है ना। इस तथ्य को आप याद रखिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेथानोइक एसिड इज द राइट आंसर। इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, और फॉर्मूला इसका पता है आपको, HCOOH है। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टमाटर और पालक में। विटामिन सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से आपकी बीमारी होती है स्कर्वी। विटामिन सी कई बार पूछा जाता है, देखो दो तरह के सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए घाव से खून का बहना किस विटामिन की कमी से नहीं रुकता? अगर आपसे पूछा जाए घाव से खून का बहना किस विटामिन की कमी से नहीं रुकता है, तो वो विटामिन के की कमी से। लेकिन अगर आपसे पूछे कौन सा विटामिन हमारे घाव को ठीक करने में हेल्प करता है, कौन सा विटामिन घाव को ठीक करने में हेल्प करेगा, तो वो है आपका विटामिन सी है। कई बार पूछता है गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी। कई बार पूछता है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, विटामिन सी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि कौन से विटामिन को जोड़ने वाले पदार्थ कहते हैं, तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी। ठीक है, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है विटामिन सी से। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस? यानी कि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कौन देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस। देखिए कितना अच्छा सवाल है, सवाल को पढ़िए, उत्तर दीजिए। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है, आपको याद रखना है, रेटिनॉल, है ना। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का केमिकल नेम, और उसकी कमी से होती है बीमारी कौन सी? आपकी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टोल्पिया, या फिर क्या और क्या होता है आपका जारोप्थाल्मिया, है ना, जिसमें कि आपका कॉर्निया ड्राई हो जाता है आंख का। ठीक है, अब देखिए इस सवाल की जब बात करते हैं आपको देखना है, सबसे देखो हाइड्रोजन आयन की मात्रा उच्चतम जितनी होगी उतना ही उसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा, यानी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
जो जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उतना ही क्या होगा, उसका पीएच मान ज्यादा होगा, मतलब सॉरी उसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की मात्रा किसमें होगी? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? MgOH2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध। यहां पर सबसे ज्यादा, सबसे जो मतलब ज्यादा एसिडिक है, यानी सबसे कम जो पीएच मान है किसका है? गैस्ट्रिक जूस का या जठर रस का। और यह जठर रस कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा, यह जठर रस निकलता है हमारे आमाशय में एक ग्रंथि होती है, कौन सी? जिसका नाम है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। और इस जठर रस के सिक्रेशन को एक हार्मोन एक्साइट करता है, कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन। यह भी कहां से? जठर ग्रंथियों से ही स्रावित होता है। यह गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? यह आपका क्या करता है? इस जठर रस के स्राव को उत्तेजित करेगा। और इस जठर रस का याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? पैप्सिन होगा, इसमें क्या होगा? HCl होगा, इसमें क्या होगा? वाटर होगा, है ना। इसमें क्या होगा? एक रेनिन होगा, रेनिन। और ये रेनिन जो होता है ना, ये मिल्क में एक प्रोटीन मिलता है कैसीन, जिसके कारण मिल्क का जो कलर होता है ना व्हाइट होता है। और मिल्क का येलो कलर किसके कारण होता है? मिल्क का येलो कलर कैरोटीन के कारण होता है ना। तो याद रखिएगा, ये जो रेनिन है मिल्क में मौजूद कैसीन नामक प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और जो पैप्सिन है ये भी आपका प्रोटीन के पाचन में ही हेल्प करता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसका पीएच मान 10 होता है और इसका यूज किसके रूप में होता है? प्रति अम्ल के रूप में, यानी कि एंट एसिड के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। Which one of the following organelle is not found in prokaryotic cell? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है? ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। कैरिक का जंथिन होता है राजकुमार, कैरिक का जंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। फूलों का पीला रंग जंथोफिल के कारण होता है ना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग बीटासिन के कारण होता है ना। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, गाजर का लाल रंग आपका एंथोसाइनिन के कारण, है ना। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, खीरे में कड़वापन याद रखना कुकर बिटासिन के कारण, करेले में जो आपका कड़वापन होता है वो मैमोरडिकोसाइट के कारण होता है ना। ये सारा आपको याद रखना है, कहीं से भी आपसे सवाल बन सकता है। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो यहां पर देखो सेल वॉल होता है, यस होता है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। किसका? बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन इससे बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, जो असीम केंद्रक कोशिकाएं हैं, उसमें आपका कोशिकांग नहीं मिलता, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं मिलता। वहां पर ना न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जगह पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखिएगा मिलकर बना होता है किससे? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनता है। किससे? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है। राइबोसोम मिलता है, राइबोसोम याद रखिएगा आपका, राइबोसोम जो होता है मिलता है, कैसा मिलता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कैसा राइबोसोम मिलता है? उसमें आपका 30s 50s 70s इस टाइप का राइबोसोम मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखिएगा आपका राइबोस जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने? अल्टमन ने। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने, है ना। इसका जो इसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, ये अपना खुद का प्रोटीन का निर्माण करता है ना। इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोलते हैं। यहीं पर आपका कोशिकीय श्वसन होता है, यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, इसी को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अगले पॉइंट पर चलता है राइबोसोम की। जहां तक बात करता है, राइबोसोम को किसने खोजा है इसको पैलेड ने, इसलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल या पैलेड का कण भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि which one of the following parts of body does not take part in the process of breathing, यानी कि ब्रीथिंग में इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं लेता है, कौन सा अंग। देखिए ब्रीथिंग जो होता है ना, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़। जब लोग सांस लेते हैं तो नाक से सांस लिया, यह हमारे नसिका गुहा में जाता है, नसिका गुहा से कहां जाता है, ये फारिंक्स या जिसे हम ग्रसिका बोलते हैं। फिर यहां से कहां जाता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद ये किधर जाता है, ये जाता है हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप में, ट्रैकिया या विंड पाइप में। यहां से फिर किधर जाता है, ये जाता है आपका ब्रोंकी में, ब्रोंकी से किधर जाता है, ब्रोंकियोल्स में, और इसके बाद जाता है एल्वियोली में, एल्वियोली में। हमारा जो फेफड़ा है ना, हमारे फेफड़े के अंदर क्या होता है, कई सारे छोटी छोटी बलून जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक। और एक फेफड़े में अराउंड 15 करोड़ क्या होती है, अल्वियोली वायु कोष्ठक पाई जाती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर गैसियस एक्सचेंज को करना, गैसियस विनिमय को करना, गैसीय विनिमय को करना। और याद रखिएगा जो हमारा मतलब क्या कहते हैं एल्वियोली है, एल्वियोली क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड से फिल्टर कर लेता है। तो यहां पर देखिए ब्रोंकी जो है इसका किससे, ब्रीथिंग से संबंध है। डायफ्राम जो है इसका भी संबंध है, ट्रैकिया का भी संबंध है। देखिए ट्रैकिया यानी विंड पाइप, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, हवा अंदर जाती है। तो ये जो हमारा रिब केस होता है ना, यहां पर होता है क्या, रिब केस, या जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पसलियां, पसलियां बाहर की ओर आती है ना। इसके बाद याद रखिए हमारा जो डायफ्राम होता है, यहां पर ऐसे अम्ब्रेला जैसा एक शेप होता है, यहां पर अम्ब्रेला जैसा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, नीचे की ओर जाता है। और ये जो हमारा थोरैकिक चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं क्या, थोरैकिक चैम्बर या वक्ष गुहा, इसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण एल्वियोली का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डिसॉल्व करेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग करने से क्या होता है, जो एल्वियोली होता है, जो फेफड़ा है ना, उसके अंदर जो छोटी छोटी बलून जैसी संरचना है, जो क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाता है, उस एल्वियोली की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है। और उस बीमारी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस बीमारी को बोल देते हैं हम लोग एफिसेमा। क्या बोल देते हैं, एफिसेमा नामक बीमारी बोलते हैं उसको। आप कहेंगे सर ये बोमन कैप्सूल कहां पर होता है, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। जो हमारा किडनी है, आप लोग जानते हैं किडनी किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक किडनी में 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं। और नेफ्रॉन कोशिका जो होती है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर ये ऐसे संरचना होती है, इस तरह से, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको हम लोग बोमेन संपुट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको। जहां पर कि एक्चुअल में हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। और याद रखिएगा ये जो कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ये दिस वन, इसी को क्या कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बोमेन कैप्सूल। और हमारे किडनी के ऊपर ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथि मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है।
चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए जो आपका प्लांट होता है, पादप होता है, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहले क्रिप्टोगैम, फैनरोगैम। ठीक है, क्रिप्टोगैम यानी अपुष्पीय पादप, फैनरोगैम यानी पुष्पीय पादप। क्रिप्टोगैम यानी अपुष्पीय पादप जो होता है उसमें ना तो फ्लावर मिलेगा, ना सीड मिलेगा, ना फ्रूट मिलेगा, ना फूल, ना फल, ना बीज, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जो आपका अपुष्पीय पादप होता है ना, क्रिप्टोगैम्स, उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा होता है, याद रखिएगा, थैलोफाइटा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसमें हम अंतर नहीं कर पाएंगे। थैलोफाइटा में उनका रूट, उनके अंदर मतलब जो उनका जड़ है, उनका लीफ है ना, उनका जो रूट है मतलब उनका स्टेम है, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और थैलोफाइटा याद रखिएगा प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा, मतलब सबसे जो पादप जगत है उसका सबसे जो बड़ा वर्ग है वो कौन सा है? थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा में भी जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्लांट है वो क्या है? शैवाल। इसलिए थैलोफाइटा को कई बार क्या एल्गी समूह भी बोलते हैं, शैवाल समूह भी बोलते हैं। ये यहां पर क्या क्या रहे? थैलोफाइटा वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। गलत है ये। दूसरा कह रहा फुनेरिया इज अ फंगस। अरे फंगस नहीं है फुनेरिया। फुनेरिया किसके अंदर आता है? ये आता है ब्रायोफाइट के अंदर आता है। और ब्रायोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोदभिद। ये जो ब्रायोफाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद कह रहा है ऑल टेरिडोफाइट्स आर फैनरोगैम्स। फैनरोगैम्स नहीं बल्कि क्रिप्टोगैम्स, तो यानी ये भी गलत हो गया। हाँ, लेकिन जो वस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड इन अमंग ब्रायोफाइट, ये आपका करेक्ट। देखिए जो आपका क्रिप्टोगैम यानी कि जो आपका अपुष्पीय पादप होता है ना, उसमें आपका जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, इसमें आपका जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है। जाइलम फ्लोएम जो कि वस्कुलर टिश्यू है, ये इसमें नहीं मिलता है। ये जो मिलता है किसमें मिलता है? टेरिडोफाइट में मिलता है। किसमें मिलेगा? टेरिडोफाइट। किसमें मिलेगा? टेरिडोफाइट में मिलेगा। इसलिए टेरिडोफाइट को याद रखिएगा क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट क्या था? पहले संवहनी पादप भी बोलते हैं इसको। यानी कि ये पहले पादप थे, ये पहले प्लांट थे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाया गया था, जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू मिला था, जाइलम फ्लोएम पाया गया था। इसलिए इसको पहले संवहनी पादप भी बोलते हैं। किसको? टेरिडोफाइट को। और इसी को क्या बोलते हैं? पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं, यानी कि रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय नर्व सेल। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना, वो कैसे होता है? बाय इलेक्ट्रिक इंपल्स, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, यानी विद्युत आवेगों के फॉर्म में होता है। लेकिन इन विद्युत आवेगों को कौन एक जगह से, यानी कौन सा तत्व विद्युत आवेगों के मूवमेंट में हेल्प करता है? याद रखिएगा उसमें हेल्प कौन करता है? सोडियम। सोडियम, है ना। सोडियम के बारे में याद रखिएगा, यह काफी मुलायम धातु होती है। इसे चाकू से काट सकते हैं। यह पानी हवा दोनों के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करता है। और याद रखिएगा इसलिए ये जो सोडियम है इसको कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किसमें? कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ना। और ये जो सीजियम है इसके बारे में याद रखिएगा, इसका गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। इसको जैसे हाथ पे लेंगे ना तो सीजियम पिघल जाता है। सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सीजियम का परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है। ये जो आपका इसमें सीजियम है इसका यूज कहां पर होता है? एटॉमिक क्लॉक में होता है ना। इसके बाद की बात करता है, सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। पोटेशियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है ना। पोटेशियम भी हवा और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, इसलिए पोटेशियम को भी किसमें रखते हैं? उसको भी डुबा कर रखते हैं कैरोसिन में। ठीक है, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। और याद रखना तीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन तीनों को खोजा किसने था? हम्फ्री डेवी ने खोजा था। किसने? हम्फ्री डेवी ने। लिथियम के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे हल्की धातु है। और जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी है ना, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? उसमें लिथियम का ही प्रयोग होता है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। और सोडियम का यूज याद रखिएगा, जो आपका येलो पीले बल्ब जो होते थे ना, पहले येलो लैंप्स जो होते थे, उसमें आपका सोडियम का ही यूज होता था। ठीक है, और सोडियम का एक अयस्क है, याद रखिएगा NaNO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, बंगाल सॉल्ट पीटर बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं, है ना। क्लियर? चलिए
अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल ऑफ एन इंडिविजुअल आर डैमेज्ड, digestion of which one of the following biomolecules will be affected to a great extent? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से सवाल को पढ़िए। देखिए, आपका अगर क्लास वगैरह है तो मैं ऐसा करता हूं 15 मिनट मुझे और दीजिए, मैं 30 क्वेश्चन तक करा करके क्लास को रोक दूंगा। बाकी कल जो होगी हमारी क्लास 10 से 12, उसमें मैं आपको बाकी के कुछ सवाल और भी वहां पर करवा दूंगा। अगर आपको मतलब नहीं करना है तो 8:30 में मैं 30 तक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इसके बाद मैं क्लास को रोक दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। बाकी कल हम लोग 10 बजे से क्लास जो होगी उसमें हम लोग कर लेंगे। यहां पर कह रहा है इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल ऑफ एन इंडिविजुअल आर डैमेज। देखिए, स्टमक जब हम लोग बात करते हैं, हमारे स्टमक में किसका पाचन होता है? अमाशय में सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन होता है? याद रखिएगा, प्रोटीन का। अमाशय में प्रोटीन के अलावा कुछ और नहीं पचता। लेकिन जबकि छोटी आंत जो है उसमें प्रोटीन का भी पाचन होगा, उसमें वसा का भी पाचन होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा। पाचन से कई तरह के सवाल बनते हैं। आपसे पूछा है अगर कि हमारे शरीर में पाचन कहां से प्रारंभ होता है? माउथ से, बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी से, माउथ कैविटी से, मुख गुहा से। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, तो अमाशय से। कहां से प्रारंभ होता है? अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो वो होता है कहां से? छोटी आंत से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, याद रखिएगा छोटी आंत। कहां पर सबसे ज्यादा समय तक पाचन होता है? छोटी आंत में। अगर आपसे पूछे हमारे आहार नली के किस हिस्से में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, तो याद रखिएगा हमारे शरीर के, हमारे आहार नली के किसमें, जो हमारा आइसोफागस है, जो विंड पाइप है, सॉरी जो हमारा मतलब फूड पाइप है, उसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब हमारे आहार नली से, जब हमारे मतलब फूड पाइप से, जब हमारे खाद्य नली से, आइसोफेगस से जब खाना हमारा गुजरता है ना, हमारा खाना फैलता है। हमारा जो मतलब खाद्य नली है ना, वो फैलेगा, सिकुड़ेगा। जैसे सांप मेढक खाता है, देखते हो सांप का कैसे बॉडी फैलता सिकुड़ता है। उसी तरह याद रखिएगा, जब हमारा खाना हमारे खाद्य नली से, फूड पाइप से गुजरता है, हमारा फूड पाइप भी फैलेगा, सिकुड़ेगा। और उसका फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? ग्रामांकुचन कहते हैं, है ना। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर अगर आपका मान लीजिए स्टमक डैमेज हुआ है, जो HCl सिक्रेटिंग सेल डैमेज हुआ है, तो किसका पाचन से प्रभावित होगा? प्रोटीन का। प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही पचता है। प्रोटीन को खोजा किसने? जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बनता है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सोयाबीन में होता है ना। प्रोटीन किसका किसका कंपाउंड है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड है, जो अमीनो एसिड है। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहते हैं। कई बार पूछता है बाल, नाखून, है ना, इसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? बाल, नाखून में, फिर क्या कहते हैं हमारी त्वचा में, है ना। उसके बाद आपसे पूछता है पशुओं के सींग में, खुड़ में, वहां पर कैरेटिन प्रोटीन मिलता है, कैरेटिन। मिल्क में कौन सा? कैसीन। अंडे में कौन सा? एल्बुमिन। डीएनए में कौन सा? हिस्टोन। ठीक है, क्लियर पॉइंट। मसल में कौन सा? मायोसिन और एक्टिन। बोन में कौन सा? ऑसिन। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन है जो कि मिलते हैं हमारे शरीर। इसके बाद की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मास ऑफ ए बॉडी इज इनकरेक्ट, यानी मतलब इज करेक्ट, यानी कि मास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सवाल को पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। कह रहा है कि कौन सा हमारे मास के बारे में क्या है? सही है, द्रव्यमान के बारे में। इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज सेम एवरीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। याद रखिएगा, मास जो है आपका कभी चेंज नहीं होता है। मास हमेशा क्या रहता है? हर जगह आपका क्या रहता है? समान रहता है। मास इज सेम एवरीवेयर। और मास कैसा एक राशि है? अदिश राशि है। मास का यूनिट क्या होता है? तो ये होता है केजी।
जबकि भार जो है वो भार में जी के मान में परिवर्तन के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, जी का मान घटेगा तो भार घटेगा, और भार का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक कैसे ऑब्टेन किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कार्बन ब्लैक के बारे में अभी बताया, याद रखिएगा जो ब्लैक कलर वाला का इंक होता है ना, उसको बनाने में, ब्लैक कलर की स्याही बनाने में इसका यूज होता है। जो टायर देखते हैं, टायर के अंदर जो ब्लैक कलर होता है उसको, टायर को ब्लैक करने के लिए इस कार्बन ब्लैक का ही यूज करते हैं। और अभी अभी आपको बताया है जो कार्बन ब्लैक कैसे बनता है। कार्बन ब्लैक कैसे बनता है, जब हम लोग मीथेन को कितने डिग्री पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। मीथेन को किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन, साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, H2O। क्या रिलीज करेगा, H2। यहां पर ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, कार्बन बनेगा और क्या बनेगा, H2। ये जो कार्बन है यही क्या है आपका, कार्बन ब्लैक। तो मीथेन आपको पता होना चाहिए, मीथेन क्या है, एक प्रकार का, मीथेन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, मीथेन एल्केन हाइड्रोकार्बन है। मीथेन किस समूह में आता है, एल्केन समूह में। आप लोग जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और एल्केन समूह का पहला हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है कौन सा, मीथेन, है ना। और एल्केन जो है इसमें क्या होता है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होता है। बात समझ में आ रही है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट शेयर विथ 2 फॉर्मूला यूनिट CaSO4 इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि इसमें CaSO4 जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसका 2 यूनिट, 2 फॉर्मूला यूनिट बोल रहा है ना, 2 फॉर्मूला यूनिट में कितना वाटर होगा। क्वेश्चन ट्रिकी है। 2 फॉर्मूला यूनिट यानी क्या हो जाएगा, 2 CaSO4 इंटू 1 H2O। कितना वाटर है, कितना वाटर हो जाएगा इसमें, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, आप लोग जानते हैं, जब जिप्सम को क्या करता है, जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O, इसे क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका, यही POP बनता है। ये CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यूज विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी अभी हम लोगों ने बताया, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट हमारे उसमें डिफरेंट प्रोटीन मिलते हैं, है ना। अंडा में एल्बुमिन मिलता है, DNA में हिस्टोन मिलता है, बालों में, नाखून में, स्किन में कैरेटिन मिलता है। जो कैरेटिन होता है ना, ये हमारे स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है। ठीक, तो पूछा जाता रहा है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहां पर मिलता है, संकुचनशील प्रोटीन कहां मिलता है, सिकुड़ा हुआ प्रोटीन कहां मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के सिकुड़ने में, फैलने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन उसे कहते हैं। और ये कहां पर मिलेगा, ये हमारे मांसपेशियों में मिलेगा, मसल टिश्यू में मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मायोसिन और एक्टिन मिलेगा, मायोसिन और एक्टिन। मांसपेशियों की बात करते हैं तो मांसपेशियों की स्टडी को क्या बोलता है, मायोलॉजी। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिपस, कुल्हे की मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है, कौन सी, याद रखिएगा, स्टेपेडियस। सबसे लंबी मांसपेशी कहां होती है, जांघ में।
जिसका नाम है क्या, सारटोरियस या दीर्घतमा, दीर्घतमा। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, मांसपेशियों का रंग किसके कारण होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण हमारे मांसपेशियों का रंग होता है। अगर आपसे पूछे हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा टेंडन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, ब्लड की स्टडी को क्या बोलता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 7.4। लेकिन हमारी बॉडी का पीएच मान किस बीच में रेंज में होता है, हमारी बॉडी का पीएच मान भी याद रखिएगा 7 से लेकर 7.8 के बीच में हमारे बॉडी का पीएच मान होता है। हमारा जो शरीर है इसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहेंगे। हमारे एक सामान्य वयस्क में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है। और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट। यानी किसी भी वस्तु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष वो क्या होगा, इट कैन नॉट बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन हैव जीरो वैल्यू, इट इज यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब जानते हैं सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वैक्यूम। उसके बाद एयर, एयर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, है ना, ऐसे ही होता। इसके बाद होता है आपका कांच का 1.33, फिर होता है ग्लास का 1.5, फिर इसके बाद और भी होता है, फिर होता है सबसे ज्यादा किसका, डायमंड का 2.42। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, इसका मान हमेशा कितना होता है, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज आर करेक्ट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो उष्मा जरूरी होती है उसी को क्या बोलता है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, यह होता है इसका यूनिट, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी। S इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाय m इंटू डेल्टा टी। यही होता है ना। अब यहां पर देखिए, कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द शेप ऑफ द बॉडी, करेक्ट है ये। कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कौन सा करेक्ट है, पहला और तीसरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, सबसे ज्यादा जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस का स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होता है। और उसके बाद किसका होता है, वाटर का होता है ना, वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होता है। अब आप लोग बताइए क्या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। एक मतलब सभी बच्चे एक जैसा उत्तर दें। अगर आप कहेंगे कंटिन्यू करना है तो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं करवा दूंगा। अगर आप कहेंगे सर नहीं, मुझे नहीं करना है, तो फिर मैं यहीं पर से स्टॉप कर दूंगा और फिर मैं कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। जो भी आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, 15 से 20 मिनट में करवा देता हूं, है ना। 15-20 मिनट आप कर ही लीजिए ना, फिर इससे आपका बेनिफिट होगा। देखिए मेरा तो गला, अब देख रहे हैं आवाज मेरा कितना वो हो रहा है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि नहीं, आपको ना, आपको बेनिफिट हो जाए, कल आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। इसलिए 10 क्वेश्चन है, मुझे मेरे हिसाब से 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, जिनको भी मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और 10 मिनट में या मैं इसे फिनिश कर देता हूं, 10 से 15 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है इसमें? देखिए, जो अल्कली मेटल्स होता है आप लोग जानते हैं, अल्कली मेटल्स जो होता है किसको बोलते हैं? फर्स्ट जो पहला वर्ग होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स। 11th ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वाइनस मेटल्स, है ना। इसी तरह 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। 15th ग्रुप को क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप बोलते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा जो होता है ना इसमें सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है ना, फिर इसके बाद आता है सीजियम। इसलिए सीजियम हाथ पे लेने पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इसलिए सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। देखिए, यहां से एल्टीट्यूड के बारे में याद रखिएगा, जो एल्टीट्यूड होता है ना, ऊंचाई, उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे? एल्टीमीटर से। एल्टीट्यूड को किससे मेजर किया जाता है? एल्टीमीटर से। और आप जानते हैं ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। ठीक है, हाँ गैलियम भी है ना। याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? घटता है। वायुमंडल मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो डायरेक्टली वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपका प्रेशर के। ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। यानी कि अगर आपका प्रेशर घटेगा ना सर, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए वाटर वहां पर क्या होगा? कम टेंपरेचर पर क्या होने लग जाएगा? बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर इज लेस। एयर प्रेशर लेस तो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, इसलिए वाटर कम टेंपरेचर पर क्या होता है? उबलने लगता है। इसलिए वहां पर खाना कच्चा रह जाता है, खाना देर से पकता है। ठीक है, जबकि प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वहां पर खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। और प्रेशर कुकर का हैंडल किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ना वो किसमें होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। ये आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है? वनली वर्क ऑन एसी। यानी ये क्या करता है? एसी वोल्टेज या एसी करंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना वो किसका? सॉफ्ट आयरन या मृदु लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करेगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा? ये एसी वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। स्टेप डाउन जो है वो क्या करेगा? वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो एसी वोल्टेज को डाउन करेगा। और कई बार पूछा था मोबाइल चार्जर जो होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? मोबाइल चार्जर वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा? वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर ये सिर्फ और सिर्फ एसी पर काम करता है। ये आसान सवाल है मेरे हिसाब से, आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। हाँ, ध्यान से पढ़िए फिर आप लोग उत्तर दीजिए। कह रहा है कि मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस। देखिए, स्किन की बात करते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट क्या है? हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या है? वो है लीवर। स्किन जो होता है ना, याद रखिएगा उसका कलर किस पर? मेलानिन नामक पिगमेंट पर डिपेंड करता है। इसी तरह आपका हेयर है, हेयर की स्टडी को याद रखिएगा ट्रिकोलॉजी कहते हैं। और किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? तो विटामिन B7 या फिर विटामिन H या फिर बायोटिन। ठीक है, और याद रखिएगा आपका आइरिस के ऊपर ही हमारे आंख का कलर डिपेंड करता है। आइरिस क्या करता है? आइरिस में क्या होता है? पिगमेंट होता है। कौन सा? मेलानिन।
और आइरिस याद रखिएगा पुपिल के साइज को रेगुलेट करता है, पुतली होता है ना उसके साइज को रेगुलेट करता है। और पुपिल क्या करता है, हमारे आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कम प्रकाश होगा पुपिल का साइज बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रकाश होगा पुपिल का साइज कम हो जाएगा। सही उत्तर इसका क्या है, यूवी रे। यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और यूवी रे से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो याद रखिएगा एक आपका ओजोन लेयर है वो भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके पॉइंट पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा था स्टेटमेंट दैट हीट कैनॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर इज नोन एज। देखिए इसके स्टेटमेंट्स आपको याद रखना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ क्या करता है, कहता है कि अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, कहता है कि ए और सी का भी टेम्परेचर सेम हो। ये कौन कहता है, जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो समाप्त कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऊर्जा को मतलब सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। और ये कहता है कौन सा लॉ जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। अगर हमें हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करना है तो वो हम कोई वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करके ही कर सकते हैं। इसलिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। और ये बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात करता है किसकी, एंट्रोपी की बात करता है, एंट्रोपी की बात करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सवाल है, और कल के सवाल और भी बढ़िया रहने वाले हैं। कल लगभग 50% मान लीजिए कि आप लोग 50% के अराउंड मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल्स कराने का, उसमें 50% के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल्स कराऊं आपको, क्योंकि कल आपकी जो है लास्ट क्लास होगी, है ना, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है उतना मैं करवा दूंगा आपको। कह रहा है ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिव सिस्टम कंटेनिंग ए डाइवर्जिंग लेंस। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है, अपसारी लेंस नहीं है, अपवर्तक, ये अपवर्तक लेंस नहीं है, अपवर्तक लेंस नहीं है, बल्कि कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। वो गलत है यही, और आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, यानी कि यही गलत है, उत्तर आपका यही है। बाकी रॉड कौन होता है रेटिना जो पर जो इमेज बनता है वो क्या उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, ठीक है। और दोनों आई जो है मतलब का यूज करते हैं किसी वस्तु का एक्यूरेट पोजीशन लगाने, पता करने के लिए, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, इसमें ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताइए किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का सवाल भी खूब बनता है आपके पेपर में, इस तरह का सवाल भी खूब बनता है। सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लीजिए ना, जिसमें उसके बराबर इलेक्ट्रॉन है वो उत्तर हो जाएगा। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 17। कोई चार्ज है इस पर, नहीं है चार्ज, नहीं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या क्या है, बराबर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। आपको देखना अब इसमें किसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 16 था, एक इसने छोड़ दिया, कितना, 15 इलेक्ट्रॉन बचा। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 17। सही उत्तर क्या हो गया, सी। अब इस तरह का बेसिक सवाल देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। और क्लोरीन के बारे में याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व है। क्लोरीन को खोजा था किसने, सीले ने खोजा था, है ना, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं। देखिए रेडियो एक्टिविटी को खोजा किसने, ये खोजा हेनरी बैक्वेरेल ने, कब, 1896 में, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी में जो 82 के बाद, जो 82 के बाद वाले जो एटम्स है ना, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, उनमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसके लिए शर्त क्या है,
कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ना वो 1.5 यानी 1.5 से या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है। और इसे मेजर किससे करते हैं? जीएम काउंटर यानी गीगर म्यूलर काउंटर। जीएम काउंटर का पूरा मतलब क्या है? गीगर म्यूलर काउंटर। और याद रखिएगा कैलोरीमीटर की जब बात करते हैं इससे मेजर करते हैं क्या? हीट को, उष्मा को। और इस कैलोरीमीटर में किसका यूज होता है? कॉपर यानी किसका? तांबा का यूज होता है, तांबा का यूज होता है ना? बात समझ में आ गई? बस 2 सवाल और है। इस तरह का सवाल भी बहुत पूछता है आपके पेपर में, फटाफट कन्वर्ट करिए इसको। अच्छा, डेट का इंटीमेशन आ गया, चलिए वो बताइए, इतना रात तक आ जाएगा आप लोगों का। जिसका भी आ गया देख लो, चेक कर लो अपना, सेंटर उंटर का अपना पता कर लो। अच्छा, सेंटर तो बाद में पता चलेगा ना, डेट का आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जो कल हम और 2 घंटे का क्लास लेंगे, जितना देखिए हमसे मैक्सिमम पॉसिबल हुआ वो मैंने आप लोगों के लिए किया है। बाकी वो कहता है ना, अगले आप लोगों का 10 दिन बचा है, अगले पूरा झोंक दीजिए अपने आप को 10 दिन, है ना? प्री निकल जाएगा ना, जैसे CBT 1 निकल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा। जैसे CBT 1 निकलेगा ना तो देखना CBT 2 निकलने का चांसेस दुगुना बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? तो पूरा अपने आप को झोंकना। उसका शायद दिसंबर में है ना राकेश? चलिए इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या कह रहा? -183 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 9/5C, यही होता है ना, +32, यही होता है 9/5C +32। इसमें पुट करिए 9/5। एक मिनट, क्या है ये? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना। टेम्परेचर -183 डिग्री पर ऑक्सीजन उबलती है, तापमान होता है कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो C/5 इज इक्वल टू F -32/9, यही है ना? क्या हो जाएगा? ठीक तो है, 9/5C +32, यही है ना? तो 9/5 इंटू 183 -183 ये होगा। ये तो कुछ और ही आ रहा है, लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? रिलेशन तो हमारा यही है, C/5 इज इक्वल टू F -32/9, ठीक है? यहां से 9/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/5C इक्वल टू F -32, तो F इज इक्वल टू 9/5C +32 होगा, ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 9/5 इंटू C 183 प्लस क्या 32, 5 से सॉल्व कर लीजिए, 5 से 3 बार में, फिर 3, 5 से 6 बार में, समथिंग जो भी देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 से 6 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर आपका 3 36.5 इंटू 9 आ गया, है ना? प्लस माइनस में है ये, +32 है, इसको सॉल्व करिएगा। 9 × 5 = 45, 4 रहेगा, अच्छा 54 × 4 = 58, है ना? अब फिर आपका 5 रहेगा, 9 × 27 = 5 = 32, -328 +32 रहेगा। ये आपका कितना आ जाएगा? जो भी वैल्यू है ये किसके बराबर है? -297 फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा A के बराबर। यस, A के बराबर हो जाएगा, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट है, तो जो सबसे अप्रोक्सीमेट है वो आपका उत्तर हो जाएगा। A इज द राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, डायमंड एंड वाटर। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वहां पर लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। क्यों? किसी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है? C/μ, म्यू या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकता है, अपवर्तनांक। और C क्या है यहां पर? लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ बटे म्यू,
किसी भी मीडियम में आप इससे निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट। अब बताइए, जहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है। और आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, घटते हुए क्रम में बताइए। इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा इसमें किसमें होगा, वाटर में, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मतलब 4/3। इसके बाद ग्लास में, ग्लास का कितना, 1/5। फिर किसका, डायमंड का। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डायमंड में सबसे कम होगा। डायमंड के बारे में याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। डायमंड जो होता है आपका सबसे कठोर तत्व होता है, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। और याद रखिएगा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। डायमंड को जब बात करते हैं, इसका जो क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री होता है ना। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहां पर है, सूरत में है ना। इसलिए सूरत को क्या बोलते हैं, डायमंड सिटी, हीरा नगरी भी कहते हैं। और डायमंड एक होता है आर्टिफिशियल डायमंड, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है, इसमें जो टिमटिमाहट होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, ये सारी चीजें डायमंड के बारे में क्या करना है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, और आपसे मिलेंगे हम फिर कल। कब, कल मिलेंगे पुनः आपसे 10 बजे सुबह में, और उसमें भी हम लोग बेहतरीन शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल आपको कराएंगे। ठीक है किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। और कितने सवाल आप लोगों के सही हुए हैं, अगर देखिए आपके आज के सेशन में 30+ भी अगर आपके सही है ना, 30+, तो समझिए कि आपका अच्छा है प्रिपरेशन। 30+ भी अगर आपका है तो ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। हाँ, कल आपका लास्ट क्लास होगा, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू।